आज है 22 जुलाई, एक बहुत अहम दिन, क्योंकि हम एक रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं। हाँ, यही सही शब्द है, एक रणनीतिक बदलाव। यह है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। हम आपको वो खबरें लाते हैं जो असल में खबरों को दिशा दे रही हैं, जो ज़्यादातर स्वतंत्र मीडिया को नहीं मिलती और जिन्हें पारंपरिक मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करता। मेरे साथ हैं मेरे सम्मानित सहयोगी पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन। वो बहुत जल्द बातचीत संभालेंगे। उससे पहले मैं बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम वही काम जारी रख सकें जो हम कर रहे हैं, यानी आपको वो खबरें देना जो कहीं और नहीं मिलती। अगर आप चाहें तो पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाएं, वही नाम है, और $5 प्रति महीने में पेड सब्सक्राइबर बने। तब आपको ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स सीधे आपके मेल बॉक्स में मिलेंगी। तो चलिए अब पेपे से शुरू करते हैं और उनके बाद लैरी आपको इस रणनीतिक बदलाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं सी टूस्ती मैं शुरू को क्योंकि मुझे बास्टोराना बुक्स पसंद नहीं और शुरू करने से पहले मैं आधी घंटा सीख। हाँ, मैं आगे बढ़कर बताता हूँ कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। जब डॉक्टर जी रप्चर की बात करते हैं तो मुझे रैप्चर सुनाई देता है, यानी अंत समय जब बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। हम एक बेहद असाधारण दौर देख रहे हैं जहां अमेरिका इस संघर्ष यानी ईरान के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता के एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अब ये बात लगभग सार्वभौमिक रूप से मानी जाने लगी है। कम से कम मीडिया में तो स्वीकार की ही जा रही है कि अमेरिका को अपनी रणनीतिक क्षमता में कमी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सटीक हथियार प्रणालियों के पूरे दायरे में, जिनमें मुख्य रूप से मिसाइलें शामिल हैं। इसमें सब कुछ आता है, PAC-3 पैट्रियट मिसाइलों से लेकर थॉर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तक, और वे हथियार भी जो संदिग्ध दुश्मन वायु रक्षा प्रणालियों पर दागे जाते हैं। इसे हार्म मिसाइल कहा जाता है। इसके बाद बात आती है लंबी दूरी की मिसाइलों की, जिनमें टॉमहॉक, जैसम, PRSM यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल शामिल हैं, जो हाइमर्स से दागी जाती है, और साथ ही एटैकम्स भी। अब एटैकम्स की रेंज इतनी कम है कि अगर इसे बहरीन या कुवैत से दागा जाए तो ये फायरिंग पॉइंट से करीब 180 मील तक ही पहुंच पाती है। इसलिए इस मामले में इसका खास असर नहीं पड़ता। इन सभी मिसाइल सिस्टम्स की सप्लाई अब बहुत नाजुक स्तर पर पहुंच रही है, यानी अब ऐसा स्टॉक नहीं बचा है जिसे 2 या 3 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल किया जा सके। और जो उत्पादन प्रणाली है वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि जितना खर्च हो रहा है उतना दोबारा बना सके। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन सभी हथियार प्रणालियों का निर्भर होना गाइडेंस सिस्टम पर है, जिनमें दुर्लभ खनिजों की जरूरत होती है, और उन दुर्लभ खनिजों पर चीन का नियंत्रण है। चीन का इस पर एक तरह से एकाधिकार है, और इन खनिजों के बिना ये हथियार बन ही नहीं सकते। तो अभी की स्थिति ये है कि अगर युद्ध कल ही रुक जाए तो जिन मिसाइल श्रेणियों का मैंने जिक्र किया है उनमें पहले से इस्तेमाल हो चुके हथियारों को बदलने में 4 से 6 साल लगेंगे। यानी अमेरिका को असल में हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और जितना ज्यादा वो ईरान पर हमले जारी रखेगा उतना ही अपने सिस्टम को और कमजोर करता जाएगा। अप्रैल की शुरुआत में ईरान ने अपनी मांगों में से एक के तौर पर अमेरिका से कहा था कि वो फारस की खाड़ी छोड़ दे, लेकिन अमेरिका का ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब चाहे अमेरिका कुछ भी करना चाहे, ईरान ने इस मुद्दे को जबरन आगे बढ़ा दिया है। ईरान अब अमेरिका को उसके सैन्य ठिकानों से बाहर निकाल रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद ठिकानों से। अभी अभी खबर आई है कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और सैन्य कर्मियों को जॉर्डन के मुवाफिक अल साल्ती एयरबेस और किंग फैसल एयरबेस से हटा लिया है।
वो बार बार कहते हैं कि ये बेस जॉर्डन में है, लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि ये जॉर्डन की सीमा पर है, पर असल में सऊदी अरब के अंदर स्थित है। ये दो ताज़ा उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ईरानी मिसाइलों की सटीकता से निशाने पर लगने की क्षमता उसी वजह से संभव हुई। युद्ध के शुरुआती दिनों में, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था और करीब 5 हफ्ते चला, यानी अप्रैल की शुरुआत तक, ईरानियों ने साबित कर दिया कि वे अल उदैद, बहरीन, कुवैत और कुछ हद तक, मेरा मतलब है ओमान नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, इन जगहों पर मौजूद सभी रडार और सैटेलाइट संचार प्रणालियों को नष्ट करने में काफ़ी माहिर हैं। उन रडार संचार प्रणालियों के बिना अमेरिका पूरी तरह अंधा हो जाता है। पहले उन रडार प्रणालियों में से 2, एक बहरीन में और एक कतर में, प्रत्येक की कीमत $1 अरब से भी ज्यादा थी। लेकिन जब वे सिस्टम काम कर रहे थे तो वे ईरान से मिसाइल लॉन्च होने की तुरंत चेतावनी दे सकते थे। उन्हें पता चल जाता था कि मिसाइल किस दिशा में जा रही है, कहाँ निशाना है। वे उन मिसाइलों को रोकने में भी मदद कर सकते थे। आज अमेरिका कह रहा है कि अगर उसे मिसाइल लगने से 1 या 2 मिनट पहले भी चेतावनी मिल जाए तो वो खुद को भाग्यशाली समझता है। यानी ईरान ने रणनीतिक तौर पर अमेरिका की निगरानी क्षमता को लगभग अंधा कर दिया है और जो भी रडार सिस्टम बचे हैं उन पर लगातार हमले कर रहा है। इसके साथ ही वो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपने सैनिकों और उपकरणों को उस क्षेत्र से वापस बुलाए। तो ईरान के नज़रिए से देखें, हाँ, हमले हुए हैं, नुकसान भी हुआ है और ईरान में लोगों की जानें भी गई हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी कम करके नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर अमेरिका 6 हफ्तों से ज़्यादा समय तक किसी अभियान को जारी रखता है तो मेरा मानना है कि वो खुद को एक गंभीर खतरे में डाल देगा, क्योंकि ऐसा करने से उसके पास मौजूद वो आक्रामक मिसाइलें खत्म हो सकती हैं जिन्हें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पहले काम में लाया जा सकता है। तो जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया है कि वो इस वक्त एक आर्थिक और एक सैन्य संकट दोनों का सामना कर रहा है, और उसे इस मुश्किल से निकालने वाला शायद सिर्फ कोई दूसरा देश हो सकता है जो बीच में आकर उसकी मदद करे। लेकिन मुझे ऐसा कोई देश नजर नहीं आता, पाकिस्तान समेत कोई भी नहीं, जो ऐसा करने को तैयार हो। देखिए लैरी, आपने जिस तरह से सैन्य परिदृश्य का जिक्र किया, उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा जोश में आना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों को डिहू बैंड याद होगी, पिनबॉल विजार्ड, और आपको याद होगा फिल्म वाले वर्जन में ये गाना एल्टन जॉन ने गाया था। वो बहरा Gungaros of Velvord Highways तो कमल का सतालिंग। हाँ, लैरी तो जानता ही है, हम दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। हम इधर ठस है। याद है, ठीक है। इस मामले में बहरे, गूंगे और अंधे कौन हैं? अब पिनबॉल कौन खेल रहा है? अब ईरान पिनबॉल खेल रहा है उस दबंग के खिलाफ, और ये पिनबॉल उस दबंग को बहरा, गूंगा और अंधा बना रहा है। ये पिनबॉल विजर्ड का उल्टा रूप है। यही स्थिति है जिसका सामना अमेरिका कर रहा है ईरानी जवाबी हमलों में। 2 के बदले 1, 3 के बदले 1, 4 के बदले 1, बार बार वही ठिकाने निशाने पर, दिन दर दिन, क्योंकि यही शुरुआत से योजना थी, अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके अमेरिका को फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया से बाहर निकालना। और यही योजना अब भी जारी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी के साथ एक कूटनीतिक पहलू भी है जिसका हमने इस हफ्ते की शुरुआत से ही विस्तार से विश्लेषण किया है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद गया था और उन्होंने मदद भी पहुंचाई। ये मायने नहीं रखता कि वो कैसे पहुंचाई गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी पक्ष तक ईरानी नेतृत्व का एक संदेश पहुंचाया। उस संदेश में वही बात थी जो लैरी और मैं अभी आपको समझा रहे हैं। मतलब साफ था, या तो आप फिर से बातचीत की मेज पर लौटिए और उन वादों को पूरा कीजिए, उस 14 बिंदुओं वाले समझौते को
जिस पर आपने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे राष्ट्रपति एशकिन ने पहले दिन से किए थे। वरना अगर आप युद्ध जारी रखना चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत वही है जिसका जिक्र लैरी ने किया। अब कोई रास्ता बचा नहीं है। बहुत जल्द जब अगस्त के मध्य में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की लाल रेखा पार होगी, तब आर्थिक संकट के साथ साथ एक सैन्य कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब से बस 3 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा बाकी हैं, और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल पागलपन जैसा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब दादावादी या सुरियलिस्ट घोषणा पत्र चल रहा हो। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कई दिनों तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बार बार फोन कर रहे हैं, एक ही बात कहते हुए, मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरी बेइज्जती ना हो। आसिम मुनीर ने वाकई में एक रास्ता निकाला, लेकिन जब उन्होंने वो पेश किया तो ट्रंप ने उसे ठुकरा दिया। पाकिस्तानियों ने वो प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि ईरानियों ने उन्हें कहा था कि हम शायद थोड़ी देर के लिए रुकने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि अमेरिका MOU दोबारा शुरू होने के पहले ही दिन से अपने वादे पूरे करे, जैसे पहले उन्हें तोड़ नहीं दिया था। तो सबसे पहले ईरानियों को पहले से अंदाजा था कि ये प्रस्ताव शायद, या कहें बहुत मुमकिन है, कि ठुकरा दिया जाएगा। उन्हें पता था कि ट्रंप उनका प्रस्ताव ठुकरा देंगे, जो असल में एक चीनी प्रस्ताव था और लगभग एक थोपना ही था, क्योंकि पिछले हफ्ते चीनियों ने पाकिस्तानियों से कहा था कि जो भी करना पड़े किताब के हिसाब से करो, किताब से बाहर जाकर करो, या किताब के नीचे से भी करो, बस किसी तरह दोनों पक्षों को सोमवार तक, यानी इस हफ्ते की शुरुआत में, फिर से बातचीत की मेज पर ले आओ। यही शुरुआती समय सीमा थी, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद पहुंचने से एक दिन पहले। तो ट्रंप ने एक बार फिर ऐसी मनोवैज्ञानिक वजहों से जिन्हें समझाने के लिए जितने भी फ्राइड हों सब नाकाम रह जाएं, खुद को ही फिर से नुकसान पहुंचा लिया। उन्होंने न सिर्फ उस समझौता ज्ञापन को दोबारा ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव पसंद नहीं, बल्कि अपने ही हितों पर चोट कर दी। और अब जैसा लैरी ने बताया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सैन्य भी और आर्थिक भी। तो फिलहाल हम यहीं खड़े हैं। यही वो बिंदु है जहां दोनों दिशाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और यही वजह है कि ये मोड़ इस समय इतना खतरनाक है। इनॉल, क्या आप चाहें कि मैं इसमें एक नजरिया जोड़ दूं? Well, I just the political problem ट्रंप के लिए राजनीतिक मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। domestically in the United States. अमेरिका के अंदर गैस की कीमतें फिर से $4 से ऊपर जा रही हैं। डीजल और एविएशन फ्यूल की कमी अब और गंभीर होती जा रही है, और इसका असर बाजार में दिखने लगा है। अगर आप तेल के बाजार को अभी देखें तो ब्रेंट क्रूड करीब $94 तक पहुंच गया है। याद कीजिए, पिछले हफ्ते की शुरुआत में ये करीब $70 था, यानी $24 की बढ़ोतरी, वो भी 1.5 हफ्ते से भी कम समय में। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वो अब $86 पर है, जबकि पहले करीब $68 था। तो ये बढ़ोतरी वाकई बहुत तेज है, और ये तो सिर्फ फ्यूचर प्राइस है। असल में लोग अभी इतनी कीमत नहीं चुका रहे हैं, और ट्रंप की धमकियों, उनके दिखावे और दावों के बावजूद वे हॉर्मुज की खाड़ी को फिर से नहीं खुलवा पाए हैं। They're not getting the Strait of Hormuz reopened, and there's nothing the United States can do militarily. और सैन्य तौर पर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। मैं लगातार अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों को सुनता हूं, जिन्हें तथाकथित विशेषज्ञ कहा जाता है, लेकिन मेरी नज़र में वे बेहद संकीर्ण सोच वाले हैं, और ये शायद सबसे सभ्य अपमान है जो मैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। वे बात करते हैं कि अमेरिकी सैनिकों को खार्ग द्वीप या खेश्म द्वीप पर उतार देना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब आप लोगों को बताते हैं कि खेश्म द्वीप ओकिनावा से भी बड़ा है, तो जो भी व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध या प्रशांत महासागर के युद्ध के इतिहास से परिचित है, उसे पता है कि अमेरिका ने ओकिनावा पर 1,90,000 सैनिक उतारे थे, और वहां लगभग 3 महीने तक लड़ाई चली थी। उस दौरान अमेरिका को 50,000 हताहतों का सामना करना पड़ा था, मारे गए और घायल दोनों।
आज अमेरिका उस पैमाने पर सैनिक उतारने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, खासकर खेशम द्वीप पर। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस द्वीप पर पहले से ही 1,53,000 ईरानी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका वहां बिना किसी विरोध के उतर जाएगा। So it's not like the United States will land unopposed. So there is no good military option. तो कोई अच्छा सैन्य विकल्प नहीं है। ऐसा कोई आर्थिक दबाव भी नहीं है जिसे अमेरिका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके। अब जो अफवाह चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका से $10 अरब निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हो सकता है वो इसमें कामयाब भी हो जाएं। लेकिन साथ ही ये बात साफ करती है कि इस मामले में पाकिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। वो आर्थिक दबाव में आने वाला देश है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि ईरान इस पर बहुत शक की नज़र से देख रहा है। वो पाकिस्तान के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोई कोबरा सांप हो। शायद वो कोबरा पालतू बनना चाहता हो, लेकिन ईरान उस पर मजबूत पकड़ बनाए रखेगा ताकि वो डस न सके। अगर कोबरा उनके साथ काम करे तो ठीक है, लेकिन ईरान ये ज़रूर सुनिश्चित करेगा कि उसके अपने हित सबसे पहले सुरक्षित रहें और वो किसी दूसरे देश के लिए उन्हें कुर्बान नहीं करेगा। Mad to Stoth in Sneverty towards Bahar Accord. Yes, very, very important. हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया था, उस सभी प्रमुख लोगों से मुलाकात की। वे एक संदेश लेकर गए थे और फर्क नहीं पड़ता कि वो संदेश खुद लीडर मुस्तफ़ा खामेनी ने हाथ से लिखा था या उनके करीबी दायरे से आया था या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से या पेशकान, गालिबाफ या अराकची से। बात ये नहीं है कि वो कहाँ से आया, असली बात यह है कि वो संदेश पहुंचाया गया। पाकिस्तानियों ने उसे प्राप्त किया और उसका जवाब अमेरिकियों तक पहुंचा दिया। और ये कोई संयोग नहीं था कि उस जवाब को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। और एक बार फिर उन्होंने वही तरह तरह की दोहरी मानसिकता दिखाई जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे स्रोतों के मुताबिक 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक हर दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फोन किया, बार बार उनसे गुजारिश करते हुए कि वो ईरानियों को फिर से बातचीत की मेज पर लाएं। लेकिन एक ऐसे ढांचे में जो उनके लिए, मैं उद्धृत कर रहा हूं, अपमानजनक न लगे। इससे तो ये मान लिया गया कि वो उस एमओयू को अपमान मानते हैं, जबकि उन्होंने खुद उस पर दस्तखत किए थे। फिर से याद दिला दूं, उन्होंने वो एमओयू वर्साई में साइन किया था। उनका उसे निभाने का कोई इरादा नहीं था। 14 में से लगभग सारे बिंदु उन्होंने तोड़ दिए और अब वो पाकिस्तानियों को फ़ोन करके कहते हैं कि वो मदद करे ताकि ईरानी फिर से बातचीत के लिए तैयार हो, जैसे कि ईरानियों के पास कोई वजह हो जो कभी थी ही नहीं अमेरिकियों के साथ दोबारा बातचीत करने की। तो ईरानियों ने पाकिस्तानियों से कहा, हम शायद एक ठहराव पर विचार कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन, 10 दिन या जितने भी दिन लगें। जब तक अमेरिकियों की सहमति है, उन्हें फिर से बातचीत की मेज पर लौटना होगा और एमओयू पर वापस लौटते ही पहले ही मिनट से उसे लागू करना शुरू करना होगा। और अब कोई नई बातचीत नहीं होगी। ये समझौता पूरा हो चुका है, अंतिम समझौता जिसे सभी पक्षों ने समर्थन दिया है। और बहुत अहम बात यह है कि चीन ने भी इसका समर्थन किया है। पिछले कुछ दिनों में चीन ने भी वही संदेश भेजा है। चीनियों ने पाकिस्तानियों से कहा, कृपया अपनी पूरी ताकत लगाए ताकि अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटें। तो पाकिस्तान ने ऐसा किया और मुनीर पर ट्रंप लगातार दबाव डालते रहे। आखिर में पाकिस्तान ने काम पूरा कर दिया। देखिए, ये मुमकिन है। लेकिन आपको उस एमओयू को पूरा करना ही होगा। और ये कोई हैरानी की बात नहीं कि ट्रंप ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। ईरानियों को शुरू से ही पता था कि इसे ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि आखिरकार उस एमओयू को तो अमेरिका के राष्ट्रपति पहले भी बार बार उड़ा चुके थे। और कोई प्लान बी नहीं है। कोई एमओयू 2.0 या 3.0 नहीं है। कोई प्लान बी नहीं है। बस यही है, या तो एमओयू
या फिर जंग। और ईरानियों का संदेश एक बार फिर साफ था, हमारी बातचीत का ऐलान जैसा। अगर आप वापस बातचीत की मेज पर नहीं आते और एमओयू की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जंग जारी रखने की कीमत। वो कीमत सैन्य भी होगी, कूटनीतिक भी, भू आर्थिक भी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ढहने की भी। और यही सब जुलाई के आखिर से लेकर अगस्त के बीच होने वाला है। What's going to happen from the end of July by mid-August? Well, and let me add a couple other देखिए, dynamics here. मैं यहाँ कुछ और पहलुओं को जोड़ना चाहूंगा। As the United States is being सबसे पहले जब संयुक्त राज्य अमेरिका को खाड़ी देशों और जॉर्डन में अपने ठिकानों से बाहर किया जा रहा है, तो वो जाएगा कहाँ? It's going to Israel. वो इजराइल की तरफ जा रहा है। Notice अब ध्यान that दीजिए, the last couple पिछले of कुछ weeks, हफ्तों में Israel इजराइल ने has ऐसा कोई definitely संकेत नहीं दिया कि वो चाहता है to have कि the अमेरिका United वहां States अपनी put its मौजूदगी बढ़ाए, presence there. If anything, it's been sending the बल्कि exact उसने तो opposite बिल्कुल message, उल्टा संदेश भेजा which was, get कि अपने your रिफ्यूलिंग विमान refueling बेन aircraft गुरियन out of एयरपोर्ट your से हटा airport. लीजिए। Why? 'Cause it makes him a target. क्यों? क्योंकि What इससे has वो खुद received निशाना very बन little जाता है। attention is जिस that बात पर बहुत कम ध्यान गया है वो ये है कि इजराइल की 2 रिफाइनरियां जो खट्टे कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं, वही तेल जो अजरबैजान से आता है और तुर्की के रास्ते गुजरता है, जिससे डीजल और एविएशन फ्यूल बनाया जाता है, उन दोनों रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है और वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। Both of those refineries have been damaged and are not operating at full capacity. And if once the United States fully relocates its और जब अमेरिका अपनी सेनाओं को पूरी तरह इजराइल में तैनात कर देगा, तो ईरान का अगला निशाना वही सैन्य ठिकाने होंगे जो इजराइल में अमेरिकी अभियानों की मेजबानी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हें अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक इजराइल इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचता रहा है, क्योंकि वह बेहद असुरक्षित स्थिति में है। लेकिन एक और बात है, ईरान ने कहा है कि शायद एक हफ्ते के भीतर या थोड़ा ज्यादा समय में वो ऐसे हथियार और मिसाइलें इस्तेमाल करेगा जो उसने अब तक नहीं की हैं। वो ऐसी मिसाइलें लाने वाला है जिनकी क्षमता ज्यादा है और जिनकी विनाशक शक्ति पश्चिमी देशों ने पहले कभी नहीं देखी। ये था पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा, अमेरिका की कोशिश कि वो बाकी खाड़ी देशों को किसी तरह अपने पक्ष में कर ले। ताज़ा उदाहरण है सऊदी अरब में एक परमाणु संवर्धन संयंत्र बनाने का वादा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका में जो आखिरी परमाणु रिएक्टर शुरू से बनाया गया था, उसका नाम था वॉट्सबार यूनिट 2 टेनेसी में। वो 10 साल पहले यानी 2016 में चालू हुआ था, लेकिन उसका निर्माण 50 साल पहले 70 के दशक में शुरू हुआ था। 80 के दशक में काम रुक गया, फिर 2007 में दोबारा शुरू हुआ और उसे चालू होने में 9 साल और लग गए। अब जो अगला रिएक्टर शुरू से बनाया गया वो 2009 में जॉर्जिया में शुरू हुआ था और उसे पूरा होने में 15 साल लग गए। And that one took 15 years. So here is the United States with limited तो बात यह है कि अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र या परमाणु बिजली घर बनाने का बहुत सीमित, बल्कि कहें तो बहुत ही सीमित अनुभव है। जिन देशों के पास इस क्षेत्र में असली अनुभव है वो हैं रूस, फ्रांस और चीन। लेकिन जो समृद्ध यूरेनियम इन संयंत्रों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है रूस से। तो रूस और चीन अब भी इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका जो सऊदी अरब को पेशकश कर रहा है वो कुछ ऐसा है जैसे कोई मैकेनिक जिसने आखिरी बार फोर्ड मॉडल टी पर काम किया था अब टेस्ला की मरम्मत करने की पेशकश करे। यानी जो विशेषता दी जा रही है वो अब प्रासंगिक ही नहीं रही। तो ये कुछ और पहलू हैं जो मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहता था। Those are a couple of other dimensions I wanted to add to this. देखिए पेपे, एक बहुत अहम पहलू है जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है और मेरी नज़र में वो हमारी पूरी चर्चा के लिए बेहद ज़रूरी है, बाब अल मंदब और हूती। इस विषय पर आपका अनुभव और समझ दोनों ही गहरी है। क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? First of all, सबसे पहले ये हूती नहीं, ये अंसारुल्लाह है और ये अमनी ढांचा है। इसके रेसवेब की सिंह is the denomination by Reuters. हूथी नाम तो रॉयटर्स, एपी जैसे मीडिया संगठनों ने दिया है। वही संस्थान जो खुद पत्रकारिता का विरोध करते हैं
और अपनी पत्रकारिता भी ठीक से नहीं करते। 2 दिन पहले मुझे अपने एक बहुत अच्छे यमनी दोस्त से बात करने का मौका मिला। मैंने उससे सीधा पूछा, अभी क्यों? तुम लोग बाब अल मंदब वाला कदम अभी क्यों उठा रहे हो? उसका जवाब वाकई हैरान करने वाला था। मैंने पहली बार किसी को इस तरह कहते सुना। उसने बताया कि यमनी खुफिया एजेंसी ने ईरानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर, लेकिन मुख्य रूप से अपनी पहल पर यह कदम उठाया। उसने कहा, देखो, ये हमारा काम है, हमें ये करना पड़ा क्योंकि ये सीधे हमसे जुड़ा है। उन्होंने उन संकेतों का पता लगाया जो एक बड़े अमेरिकी अभियान की तैयारी की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा अभियान जो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, पर्सन पर स्टफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ फोर्सेस, but against the whole axis of resistance. Ansarallah, Hezbollah, Iran, and अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, ईरान, इराक में हश्द अल शाबी और इराक की बाकी सभी लोकप्रिय मोबिलाइजेशन यूनिट्स। उन्होंने कहा, यही हमारी पहले से की गई चाल थी। हमने अमेरिकियों के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी ताकि अगर वो हम पर हमला करने का फैसला करें तो उन्हें भी इसका सामना करना पड़े, क्योंकि हम प्रतिरोध के धुरी का हिस्सा हैं। और उसी समय हमने एक ऐसी बात को फिर से सामने लाया जिसे लोगों की चेतना में लाना जरूरी था। वो है सऊदी अरब की वजह से हम पर लगा नाकाबंदी। दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि यमन पिछले 11 सालों से सऊदी अरब द्वारा लगाई गई समुद्री और हवाई नाकाबंदी झेल रहा है। तो अगर आप यमनी आधिकारिक बयान देखें, अंसारुल्लाह का बयान या यमनी सशस्त्र बलों का बयान देखें, तो उसमें साफ लिखा है, ये नाकाबंदी के जवाब में नाकाबंदी है। It says this is now a siege for a siege. We are reciprocating their blockade. And हम उनके नाकेबंदी का जवाब उसी तरह दे रहे हैं। और ये बात दुनिया भर के लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अंसारुल्लाह ने बाब अल मंदब को बंद नहीं किया है, अभी तक नहीं। उन्होंने बाब अल मंदब और लाल सागर को सिर्फ सऊदी अरब के लिए बंद किया है। ये पूरी तरह अलग बात है। इसका मतलब यह है कि सऊदी जो तेल पूर्व पश्चिम पाइपलाइन से यनबू तक भेजते थे और फिर यनबू से लाल सागर होते हुए बाब अल मंदब के रास्ते एशियाई ग्राहकों तक पहुंचाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। रोज 4.5 मिलियन बैरल तेल। अगर आप यनबू के आसपास के टैंकरों के नक्शे देखें तो सब वहीं खड़े हैं, जैसे तैयार हैं, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं। सचमुच दर्जनों टैंकर, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। of tankers. But there may be exceptions. If, for instance, these tankers are अगर मान लीजिए ये टैंकर सऊदी अरब से चीन तक तेल ले जा रहे हैं, तो उन्हें बाब अल मंदब से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। यही है यमनी नाकेबंदी की बारीकी। और जाहिर है वो अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। वो सऊदी अरब से कह रहे हैं, देखो, अपनी नाकेबंदी को ठीक करो। वैसे तुम्हारा हमारे साथ एक समझौता ज्ञापन है। एक और बात जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि रियाद और सना के बीच एक समझौता ज्ञापन है जिसे आखिर में सऊदियों ने कभी सम्मान नहीं दिया। और इसी वजह से इस हफ्ते की शुरुआत में जो फैसला लिया गया उसका कारण था मशहूर महान एयर की उड़ान जो तेहरान से सना गई, फिर वापस तेहरान लौटी और फिर तेहरान से सना गई ताकि यमनी प्रतिनिधिमंडल को वापस लाया जा सके जो ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। that went to the funeral rites of Ayatollah Khamenei in Iran. The famous story that when the plane was approaching मशहूर कहानी यह है कि जब विमान सना के रनवे के करीब पहुंच रहा था तभी सऊदियों ने उस रनवे पर बमबारी कर दी। पायलट जो एक ईरानी था उसने एक तरह से आखिरी कोशिश की, पश्चिम की ओर 90 डिग्री का मोड़ लिया और लाल सागर के किनारे होदेदा एयरपोर्ट पर विमान उतार दिया। एक बार फिर शायद ईश्वर का चमत्कार ही था। रनवे की मरम्मत कुछ दिन पहले ही हुई थी। अगर ऐसा न हुआ होता तो वो सचमुच लाल सागर में उतर जाता। यही वो वजह थी जिसने सबसे पहले यमनी प्रतिक्रिया को जन्म दिया, 2 के बदले 1। जवाब में उन्होंने 2 सऊदी ठिकानों पर बमबारी की, एक नागरिक और एक सैन्य। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद अब वक्त आ गया है कि घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से दिया जाए। और यही फैसला उन्होंने इसी हफ्ते की शुरुआत में लिया। तो अब साफ है कि सऊदी अरब इस पूरे हंगामे के बीचों बीच फंस गया है। Saudi is in the middle of all this. They simply cannot export energy any. वे बिल्कुल भी कहीं ऊर्जा निर्यात नहीं कर सकते, पूरी तरह से रोके गए हैं।
और इससे एक बार फिर पाकिस्तान वाला पहलू सामने आता है, लेकिन इस बार ऐसे कि पाकिस्तान वाले जो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि ऐसा कभी न हो, अब वही हो रहा है। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से कहना पड़ रहा है कि थोड़ा पीछे हटो, चुप रहो, अपनी नीतियां बदलो, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि सऊदी अरब उसे खींचकर उस जंग में ले जाए जो प्रतिरोध धुरी के एक सदस्य के खिलाफ होगी, और व्यावहारिक रूप से वो ईरान के खिलाफ जंग ही होगी। खासकर अब जब पाकिस्तान एक भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर अपने प्रयासों का फल पा रहा है, तो एक बार फिर सऊदी अरब ने सबको मुश्किल में डाल दिया। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? जाओ MBS से पूछो। अगर किसी में हिम्मत है तो रियाद जाकर MBS से आमने सामने पूछो। लैरी, तुम कुछ कहना होगे? Larry, you want to say something? Yeah, well, in closing, let me just note. अच्छा, तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब अभी पूरी तरह से कट नहीं गया है, क्योंकि उनके पास अब भी तेल को स्वेज नहर के रास्ते भेजने का विकल्प है। लेकिन अगर तेल एशिया के लिए जा रहा है तो उस सफ़र में करीब 40 दिन और बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि मुझे नहीं लगता सऊदी इस पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। मेरा मतलब है, अगर वे समझदारी से काम लें तो वे इधर बातचीत से कोई स्टार्ट नहीं पाते। Nog dat uno den hoe de ode cruseri san heber to membu bohemier times jones a deel with run kinder door. Yanbu, which is their oil distribution. And once Yanbu is destroyed, then और अगर यनबू तबाह हो जाता है तो सऊदी अब तेल का निर्यात नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा, क्योंकि वो वितरण केंद्र या तो जल रहा होगा या पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। तो असल में अंसारुल्लाह इस वक्त बहुत मजबूत बातचीत की स्थिति में है। उनके पास सऊदियों पर पूरा दबाव है और सऊदी भी ये बात समझ रहे हैं कि उन पर काफ़ी कसाव है। अब उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे होश में आएं और कहें, ठीक है, योमर बैरिक तोड़। come to their senses and say, you know what, we need to negotiate. This is the information I have as well, that they are मेरे पास भी यही जानकारी है कि वे पाकिस्तानियों के जरिए बातचीत कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों ने साफ कहा है कि हम यमनियों से लड़ने नहीं जा रहे। तुम्हें ये मामला खुद ही खत्म करना होगा। हम सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, बस इतना ही वे करने वाले हैं। वे न तो यमन पर हमला करेंगे न ईरान पर। वे अपने ही खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेंगे, ये बात साफ है। तो इस रिश्ते की अपनी सीमाएं हैं। पेपे, अब जरा इसे समेटो और बताओ कि ये दरार कैसे शुरू हुई थी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। the rupture is how I started this. This is a rupture because the Iranian leadership. ये एक बड़ा टकराव है, क्योंकि जो कुछ हमने देखा है उससे साफ है कि ईरानी नेतृत्व को उम्मीद है कि अमेरिका जल्द ही अंतिम हमला करेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी तरफ से जितना हो सकता है मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, सिवाय इसके कि वो ट्रंप से कहे कि आपको फिर से MOU पर लौटना होगा, और ईरान को नहीं लगता कि ऐसा होगा। मोमिनी वहाँ इसी बात की पुष्टि करने गए हैं, और जो कुछ हमने सुना है उसके मुताबिक उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। वो बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, और 2 दिन बाद वापस जाकर ईरानी नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट देंगे। ईरानी नेतृत्व पूरी तरह तैयार है, हमले के लिए कमर कस चुका है, लेकिन उनका मानना है कि वे भी अंतिम जवाबी हमला जरूर करेंगे। The final attack. Blow back. Absolutely, and they have been preparing for it. बिल्कुल, और वो इसकी तैयारी युद्ध खत्म होने के बाद से ही कर रहे हैं, यानी उस तथाकथित युद्ध के अंत से, इस्लामाबाद से पहले, स्विट्जरलैंड से पहले, MOU से पहले वगैरह। और जब इराक ये कहता है कि ठीक है, हम हमेशा थोड़ी सी कूटनीतिक गुंजाइश खुली रखते हैं, तो भी अब जानते हैं हम कभी कूटनीति से इनकार नहीं करते, लेकिन हमारी उंगली ट्रिगर पर है। खलीबाफ भी मूल रूप से यही बात कह रहे हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग भी यही कह रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी, जाहिर है, ज़्यादा कूटनीतिक भाषा में वही बात कह रहे हैं। तो ईरान की सड़कों पर जो राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन हुआ, और इराक की सड़कों पर भी ईरान के साथ एकजुटता में जो हमने अंतिम संस्कार के दौरान देखा, वही असली राष्ट्रीय एकता है। और ईरान में कहीं भी अमेरिकियों के साथ किसी तरह के समझौते का कोई माहौल नहीं है। बस बात खत्म।
And this is something that is reconfirmed by और ये बात हमारे तेहरान में मौजूद दोस्तों और सूत्रों ने भी दोबारा पक्की की है। तो बस यही है, अब आपके पास राष्ट्रीय एकजुटता है। राजनीतिक और सैन्य दोनों ही दिशाएं एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार सबूत मिल चुके हैं कि अमेरिका किसी समझौते को निभाने में सक्षम नहीं है। एक बार फिर ग्रैंड मास्टर लावरोव सही साबित हुए। और बस यही बात है। उन्होंने यानी दूसरी तरफ वालों ने कहा कि ठीक है, उन्हें थोड़ी रुकावट चाहिए, थोड़ा विराम चाहिए, क्योंकि वे हमारे खिलाफ युद्ध जारी रखना चाहते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन इस बार हमारा जवाब सिर्फ रक्षात्मक नहीं होगा, वो आक्रामक होगा। और शायद यही ईरान की आखिरी चाल होगी जिसे वो अमेरिका को पश्चिम एशिया से पूरी तरह बाहर निकाल दे। और इसी वजह से एक बार फिर हम इस बड़े मोड़ के बीच में खड़े हैं। किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और हाँ, अब से सारे दांव खुले हैं। and yes, all bets are off from now on. Well, I'll make one final point, and that is that. ठीक है, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक अगर हालात शांत नहीं हुए तो इसका मतलब बस इतना है कि अमेरिका उस MOU को लागू करेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। अगले 10 दिनों के भीतर, यही समय सीमा मैंने सुनी है, एक अंतिम टकराव होगा। और जैसा आपने पहले कहा था, ईरान पूरी तरह तैयार है उन हथियारों के साथ जिन्हें उसने अब तक पश्चिम को नहीं दिखाया है। ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सटीक, ज्यादा घातक और आखिरी वार करने में सक्षम। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही अहम मोड़ साबित होगा। और अंत में उम्मीद कीजिए कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र से निकल जाएगा और पश्चिम एशिया में एक नया शक्ति संतुलन उभरेगा, जहां ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगा। पाकिस्तान, जो ईरान के ठीक बगल में है, इतनी समझदारी रखता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे ईरान को पाकिस्तान की स्थिति पर शक हो। कोई आखिरी टिप्पणी, लैरी? Where Pakistan sits. Any final word, Larry? Nope, I think we've covered it all. नहीं, मुझे लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मैं बस आज देखने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए, सबस्टैक पर भी ज़रूर नज़र डालिए और हमें खुशी है कि आप देख रहे हैं। अपने दोस्तों के बीच इस बात को फैलाइए। हम बस चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँचे। आपको जानकारी देना हमारे लिए सम्मान की बात है। देखने के लिए धन्यवाद। To be able to brief you. Thanks for watching. We have a paid version for. हमारे पास आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए एक पेड वर्जन है। हम आपको ये ब्रीफ हर हफ्ते भेजेंगे। कृपया सबस्टैक पर जाएं, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल खोजें, पेड मेंबर बने और फिर हर सोमवार आपको हमारी सारी जानकारी सीधे आपके इनबॉक्स में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे जब तक कि बीच में कुछ बड़ा न हो जाए। धन्यवाद। अलविदा। शुभकामनाएं। Thank you. Bye bye. Cheers. धन्यवाद।